योगी जी के पास जा रहा हूं, नवल खान जी आपके पास आ रहा हूं। योगी जी, क्या टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी की बात भी आ रही है? ग्राउंड लेवल पर कैडर्स को नजरअंदाज किया गया, यह भी आ रही है। संघ और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं था, यह बात भी सामने आ रही है। कोऑर्डिनेशन की कमी की बात सामने आ रही है। कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर भी बात सामने आ रही है। ओवरऑल अगर एस्पेक्ट को देखें तो कई वीक पॉइंट्स है जहां पर अब मंथन चल रहा है बीजेपी के अंदर। आप ठीक कह रहे हैं विवेक जी, आपने सारे कमजोरियां तो उनकी बता दी और सारे कारण भी बता दिए जिन कारणों से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पराजय का मुंह देखा है। पर इससे थोड़ा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में चुनाव लड़ा और 3 राज्यों में उसकी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। बिल्कुल। राजस्थान महाराष्ट्र में उसने गलती की थी। राजस्थान में उनकी एक नेता उनके साथ नहीं थी। उत्तर प्रदेश में सब कुछ उनके फेवर में था। उसके बाद भी अगर वो 29 सीटें हार जाते हैं और उसे अपनी विजय समझा जाता है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में अब सब कुछ खोने वाली है। उत्तर प्रदेश को समझिए, कानून व्यवस्था के दावे बेनामी हैं, विकास बिल्कुल नहीं है। अभी आपने कहा 6 एक्सप्रेसवे बने, 1 एक्सप्रेसवे बना बुंदेलखंड, बाकी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव उसका टेंडर करके गए थे। उसके बाद कोई एक्सप्रेसवे नहीं बना। गोरखपुर को छोड़ दीजिए, जैसे अखिलेश यादव की सरकार में इटावा में और मैनपुरी में विकास होता था, वैसे गोरखपुर छोड़िए तो कहीं विकास बिल्कुल नहीं है। सरकार में नौकरी लोगों को नहीं मिली। राज्य कर्मचारियों के साथ कोविड में जो उनकी सुविधाएं रोकी गई थी वो आज तक रिलीज नहीं की गई। आप मुख्यमंत्री के IVRS पोर्टल पर कोई शिकायत दर्ज कराएं, अगर उसका हल ठीक से सही समय पर हो जाए तो आप जो कहेंगे वो मैं मान लूँगा। उस पर जो ऑफिसर बैठाए गए हैं वो आप समस्या कुछ और बताइए, जवाब कुछ और दे देते हैं। तो जो 3 लाख करोड़ का बताया, 3,30,000 करोड़ का हमने वो निवेश के आमंत्रण पत्र मिले हैं। निवेश कितना हुआ ये बताइए, रोजगार कितना हुआ ये बताइए। आप केंद्र की योजनाएं जितनी थी उनके बदौलत कितना पाएंगे। दूसरा क्या कि एक ऐसे समय जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी नौजवानों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, लोगों को भविष्य के सपने दिखा रहे हों, तब आप कहते हैं कि हमने राशन दे दिया, हमने आयुष्मान दे दिया। अरे दे दिया नहीं, आगे का भारत क्या बनाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की सरकार, उसकी परफॉर्मेंस का कारण है कि 8.5% वोट कम हुए हैं जी। मुगालता नहीं होना चाहिए किसी को। 8.5% वोट का कम होना एक बहुत बड़ी बात। अयोध्या हारना, लोग कहते हैं अयोध्या हार गए राम मंदिर बना के। आप अयोध्या के विकास कार्यों की जाके पड़ताल कर लीजिए। अयोध्या में अगर 10 टॉयलेट भी, पब्लिक टॉयलेट ठीक से बने हो तो बताइएगा। आप हर दिन जाते हैं, हर दिन वहां घोषणा करते हैं 20,000 करोड़ का ये हो गया, 25,000 करोड़ का ये हो गया। पब्लिक को क्या दे रहे हैं आप? सड़क आपने ठीक बना दी। आप लखनऊ से अयोध्या तक की सड़क ठीक नहीं बना पाए हैं जी। तो ठीक है, आप ये कह रहे हैं मतलब योगी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं आप, योगी सरकार के खिलाफ नाराजगी की बात कर रहे हैं आप। हाँ, नहीं, केंद्र सरकार के खिलाफ भी राज्य सरकार के खिलाफ ज्यादा थी जी। ठीक है, नवल खान जी के पास जा रहा हूं। नवल खान जी, आपका क्या मानना है? जो रिपोर्ट आई है उस पर, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप, नवल खान जी? देखिए, रामकृपाल जी से लेकर योगेश जी तक सभी मुद्दों पे विश्लेषण हो चुका है। मैं भी कभी सबके साथ ही खुद को कनेक्ट करता हूं, लेकिन मुझको जो सबसे बड़ा मुद्दा लगा बीजेपी की सीटें कम होने का, हार मैं नहीं कहूंगा, वो सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि लल्लू सिंह से लेके अनंत हेगड़े तक ने जिस तरह से कहा कि हमको 400 सीटों की जरूरत है और इसकी जरूरत इसलिए है कि संविधान को बदलना है। और उसकी तरफ से जो बीजेपी ने सफाई दी, उसमें भी एक मिस्टेक ये थी कि वो लगातार बीजेपी ने कहना शुरू किया कि नहीं, हम आरक्षण नहीं बदलने जा रहे हैं, आरक्षण कायम रहेगा, जबकि यहाँ संविधान बदलने की बात थी। और संविधान अम्बेडकर जी का बनाया हुआ है और उसमें दलितों की बड़ी आस्था। उनको लगता है कि जो हमारे पास जो भी थोड़े बहुत अधिकार हैं वो उस संविधान की वजह से है, उसको नहीं क्लियर कर सकी बीजेपी। दूसरी चीज ये है कि एक तो गुमान था 400 सीटों का
वो ओवर कॉन्फिडेंस ध्वस्त हो गया। जमीनी हकीकत पता नहीं थी, क्योंकि तमाम सांसदों से उत्तर प्रदेश में खासतौर से बहुत बहुत नाराजगी थी, और ये कहा जाता है कि यहाँ के स्थानीय नेतृत्व ने सुझाव भी दिया था टिकट बदलने का, लेकिन उस ओवर कॉन्फिडेंस में टिकट दिया गया। और ये दो बड़े कारण थे, मुझको लगता है, कि जिसकी वजह से ये बीजेपी को दिल देखना पड़ा, और जो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव मिले, एक मजबूत गठबंधन हुआ, खासतौर से जो मुस्लिम वोट बैंक है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ये भी है कि पब्लिक ने ये मान लिया कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम बन के चुनाव लड़ रही है, और जो वोटों का बंटवारा जो रामकृपाल जी कह रहे थे वो नहीं हुआ। ये प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से बीजेपी के हार भी नहीं कहेंगे, सच्चाई ये है कि जो बच्चा टॉप करता रहा हो और वो फेलियर से थोड़ा सा ऊपर या आगे नीचे पीछे आया हो, तो उसको बहुत ही खराब परफॉर्मेंस कहा जाएगा। और आज की डेट में चुनाव बीजेपी के साथ वही हो रहा है। ठीक कह रहे हैं आप कि जो बच्चा टॉप करता रहा हो उसमें सेकंड डिवीजन भी हो जाए तो सवाल उठता है कि भाई तुम फेल ही कर गए तुम, तो वो एक एलिगेशन लग रहा है। लेकिन तीन जरूरी मुद्दों की बातचीत की आपने, कैंडिडेट सिलेक्शन की बात की, टिकट बंटवारे पर रिपीटेशन की बात की, आती आत्मविश्वास की बातचीत की आपने, और एक और जो मुद्दा आपने गिराया, मैं रामकृपाल जी का इस पर जवाब चाहूंगा। रामकृपाल जी। जी नहीं, देखिए नवल किशोर जी जो भी बात कर रहे थे बिल्कुल सही बात है, मैं उससे नहीं, देखिए हार या जीत के कोई एक कारण नहीं होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। और हमारे मित्र ने योगेश मिश्रा जी ने जैसे अभी कुछ बातें गिनाई, देखिए दो चीजें होती हैं। शीला दीक्षित ने दिल्ली को चमकाया था और उसी के बाद से पता चला कि साफ हो गई कांग्रेस, सब इस बात को मानते हैं। एक देखिए विकास कहीं ना कहीं, अगर आप सारी चीजों को देखिए, मैं जो बात कह रहा हूं, बीजेपी की कोर स्ट्रेंथ उत्तर प्रदेश में क्या थी, किसके बूते बीजेपी जीतती थी? वो था ओबीसी, जो मंडल कमीशन में क्रीमी लेयर के खिलाफ एक तरह से बगावत करके, नाराज होकर के उससे अलग हुआ था। और वो 2014, 17, 19 और 22 सब में वो बिल्कुल बीजेपी के साथ इंटैक्ट था। दूसरी बात, मायावती जी का जो था, आप आजमगढ़ का बाई इलेक्शन देख लीजिए, अखिलेश जीत गए थे, लेकिन अखिलेश ने जब रिजाइन किया आजमगढ़ से तो बीजेपी कम वोट पा करके भी उस सीट से जीत गई थी, क्योंकि मायावती जी 1.5 लाख वोट लेकर के गई थी। बाई इलेक्शन में एसपी बीएसपी अलग हो गए थे। कई फैक्टर होते हैं। जो मैं कह रहा हूं, इन लोगों को, बीजेपी को, ये अहंकार आप कहिए, आप विश्वास कहिए, इनको लगा कि हमने जो किया है इधर 19 के बाद से, जो हमने राशन और ये सब मकान, ऐसा नहीं है, बहुत सारे काम हुए उत्तर प्रदेश में। आप गांवों को जाकर के देखिए, जहां कच्चे घर थे आज वहां कच्चा घर खपरेल किसी का नहीं मिलेगा। सवर्णों के कच्चे मकान मिलेंगे, छोटी जातियों के मकान जो है वो पक्के बन गए हैं, सिलेंडर पहुंचा है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। और अगर विकास नहीं होता तो 22 में जो सफलता उत्तर प्रदेश को मिली है वो किसी और कारण से नहीं मिली है। गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि अगर कानून व्यवस्था भी खराब है, सब कुछ खराब है, तो 22 में सफलता क्यों मिली थी? और 33 सीटों पर रामकृपाल जी, नहीं, मैं कह रहा हूं 2022 विधानसभा चुनाव, ठीक बात, हाँ ठीक है, ओके, विधानसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूं। तो मैं जो कह रहा हूं कि देखिए, जो फार्मूला 14, 17, 19, 22 और 23 में मध्य प्रदेश में भी चला, हाँ, छत्तीसगढ़ में चला। रामकृपाल जी और योगेश जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। जी बोलिए रामकृपाल जी। अगर अचानक वो फेल हुआ है तो सबसे बड़ा उसका कारण यही, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सारे कारण हैं, हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर बाबा आम्बेडकर को, आप जाइए, हम पूर्वांचल के ही हैं, मेरा गांव है, हर 4 घर 10 घर के बाद एक आम्बेडकर की मूर्ति आप वहां देखेंगे, नल के किनारे, हैंडपाइप के किनारे, हर जगह है। और अगर कहीं से, वो बहुत विवेचना नहीं करते, उनको कहा गया कि बाबा की किताब खत्म हो जाएगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा। और इस बात की काट के लिए बीजेपी का कोई दलित नेता, कोई पिछड़ी जाति का नेता उस तरह से नहीं लगाया गया कि जाइए आप समझाइए। और हम लोगों को, जैसे मैं कह रहा था, मुझे 10 दिन पहले ये बात मैंने एक तो संपादकों से कही थी कि पूर्वांचल में पूरी तरह से पराजय हो रही बीजेपी। तो ये जब हमको पता था, हम लोगों को, जो हम मतलब यहाँ शहर में बैठे हुए हैं,
तो ये बड़ा फैक्टर था निश्चित रूप से। बाकी जो दूसरे फैक्टर है वो भी होंगे। और एक सही बात है कि 10 साल के बाद एक हमेशा उबन होती है, कोई भी हो। और दूसरे का ये जो था नहीं नहीं रामकृपाल जी, ये बात भी तो है ना जी, ये बात भी तो है ना सर कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने ही कहा कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हमें संविधान में अमेंडमेंट करना है। मुझे लाइन भी याद है, मेरठ से जो अरुण गोविल सांसद बने उनकी अमेंडमेंट वाली बात थी, लेकिन बात पहुंची संविधान बदलने को लेकर। जी नहीं, एक मिनट आखिरी वाक्य कहूंगा। मैंने हमेशा कहा, मैं खुद पहले जब शुरू में बोला था कि बीजेपी के 6 एमपीज ने, 6 बयान बहादुरों ने इस बात को कहा था। निश्चित तौर पर इसकी पुष्टि हुई। दूसरी बात जो है, एक बात समझ लीजिए आप, अफवाह और लालच 8,000 8,500 रुपए महीने, ये भी बहुत हद तक काम किया है अंदर खाने। मैं बताऊं, ये मत समझिएगा। और ये हमेशा मैं कहता हूं, रिफॉर्मिज्म एंड सोशलिज्म गो टुगेदर। ये जो होता है फ्रीबीज आपको मिलेगा 8,500 रुपया महीना। आप सोच लीजिए, उत्तर प्रदेश में 8,500 रुपए के लिए लोग नौकरी और खेत बेच देते हैं अगर उनको नौकरी मिल जाए। बैंकों में 8,000 रुपए पर एमडीए काम कर रहे हैं। और अगर हो गया कि हम आते ही आपके बैंक में खटाखट 8,500 रुपया जाएगा। अफवाह और लालच, तो जी अफवाह और लालच, ये 2 चीजों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, मैं सर योगी जी का जवाब लूं, उसके बाद मैं कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका जी के पास जा रहा हूं। योगी जी, आपका जवाब इस पर। नहीं, रामकृपाल जी बहुत सीनियर हैं और हम लोग इनसे बहुत सीखते रहे हैं और कई बार हम लोग की जिज्ञासा भी ये शांत करते रहे हैं। एक सवाल छोटा सा है कि संविधान में बदलाव की बयार मध्य प्रदेश में भी थी, राजस्थान में भी थी, बिहार में भी थी, पश्चिम बंगाल में भी थी, पूरे देश में थी। आखिर उत्तर प्रदेश में ही इतनी बड़ी पराजय क्यों हुई? 2017 से 2022 के चुनाव को जोड़ा जाए तो 2017 में योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी हिंदू पॉलिटिक्स कर रहे थे। उसके बाद ये कास्ट पॉलिटिक्स करने लगे। कास्ट पॉलिटिक्स करने की वजह से धीरे धीरे, पहले क्या था कि मान लिए 3542 जातियां ओबीसी में है और फॉरवर्ड में 400 जातियां हैं, तो हर जात से ने थोड़े थोड़े वोट मिलते थे। कास्ट पॉलिटिक्स का करना और विकास की बात उत्तर प्रदेश में मैं पूछना चाहता हूं सरकार से। ये तो हमारे बहुत बड़े हैं, इनसे मैं क्या कहूं, मैं खुद उत्तर प्रदेश में हूं। एक सड़क बता दें जो इन्होंने अपने सरकार में सोची हो और अपने सरकार में पूरा करके दिखाओ। 20 किलोमीटर सिर्फ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे छोड़ देंगे। एक बिल्डिंग बता दें, एक पुल बता दें। ये सही है कि सरकारें विकास पर नहीं आती हैं, लेकिन विकास का एक दावा होता है। और आज लखनऊ में लोग इस बात को लेकर पछता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बहुत विकास किया, इस सरकार ने नहीं किया। तो विकास एक समय याद किया जाता है, वो ठीक है, इलेक्शन में काम नहीं आता है। तो सरकार का जो काम काज का तरीका है, सरकार में कोई काम आप नहीं करवा सकते हैं। मायावती जी से ज्यादा खराब सरकार ये चल रही है जनता के हितों के लिहाज से देखा जाए तो। रामकृपाल जी, इसके बाद प्रियंका जी आपके पास। रामकृपाल जी जल्दी से। बस एक लाइन, बिल्कुल सही योगेश जी कह रहे हैं। मैं योगेश जी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, बिल्कुल उनकी बात सही। केवल एक फर्क बता रहा हूं क्यों नहीं चला, उत्तर प्रदेश में क्यों चला। देखिए, बिहार में जो बंटवारा होना था उसमें चिराग पासवान और नीतीश कुमार थे। उस वोट बैंक को उन्होंने साध लिया। उत्तर प्रदेश में कोई नीतीश कुमार और नहीं आया। जिसका सहारा बीजेपी ले रही थी मायावती, वो मैं बता दूं, हमारे यहाँ के लोग जो लोग गए हैं उन्होंने अखिलेश वोट नहीं दिया है। वो कह रहे थे कि हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। आपको बता दूं, उनका पारंपरिक जो एक दलित तबका था जो कांग्रेस, वो इस बात पर गया कि हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। उसे लगा कि कांग्रेस जी ही जो है बचाएगी। तो उत्तर प्रदेश, वहां दूसरी बात, जहां जहां मध्य प्रदेश आप बात कर रहे हैं, वहां समाजवादी पार्टी जैसी कोई क्षेत्रीय पार्टी उस पर मजबूत नहीं है। तो यहाँ पे उनको एक विकल्प मिलता है, कांग्रेस के बहाने समाजवादी पार्टी का समर्थन हुआ। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये फर्क रहा। बात आप सही कर रहे हैं। देखिए, विकास के भी कई पैमाने होते हैं। एक होता है मुझे क्या मिला, एक होता है हमें क्या मिला, एक होता है देश को क्या मिला। बहुत लोग हाईवे देख के खुश होते हैं। एक जो है गांव में घर वाली होगी, वो कहेगा हमें हाईवे से क्या मतलब, मेरे पास तो साइकिल है, मैं तो कहीं भी वो चला लूंगी। तो कई तरह का विकास का पैमाना है।
लेकिन योगेश जी नहीं, सही जो कह रहे जो हैं, कहीं जो ना बात कहीं आपने कही, मैं उस ओर जाता हूं। अब रामकृपाल जी, अफवाह और लालच, जो ये आप कह रहे हैं, एक तो संविधान बदलने की अफवाह, और दूसरी तरफ जो 8.5 हजार रुपए की जो गारंटी दी गई, उसका जो गारंटी पेपर बांटा गया, जिसको लेकर कई तरफ से तस्वीरें भी आ रही हैं। प्रियंका जी, मैं इस पर आपका जवाब चाहूंगा। क्या अफवाह और लालच की वजह से विपक्ष के वोट बढ़े और बीजेपी को यूपी में नुकसान हुआ? प्रियंका जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा, महंगाई मुद्दा है। महंगाई मुद्दा है, गैस के सिलेंडर का प्राइस मुद्दा है, आटे का प्राइस मुद्दा है, दूध का प्राइस मुद्दा है, सब्जी का प्राइस मुद्दा है, आलू टमाटर मुद्दा है, और मुद्दा है इस देश में दाल और तेल भी। हकीकत ये है कि मुद्दा ये भी है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। 100 में से 83 युवा बेरोजगार घूम रहा है। आज पंचायत सहायक की भर्ती जो हो रही है उत्तर प्रदेश में, उसमें पता है आपको 6,000 रुपए मानदेय मिलता है, जो मनरेगा मजदूरी से भी कम है, और वो भी 5-5 महीने के बाद मिलता है। तो ये हकीकत है उत्तर प्रदेश। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अपनी गलतियां ढूंढने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को रोजगार देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को महंगाई कम करने और सिलेंडर 500 रुपए देने की व्यवस्था करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जितने भी मनरेगा के मजदूर, उनको समय पर मजदूरी देनी होगी, और मजदूरी 400 रुपए करनी होगी। हकीकत यह है कि महिला सुरक्षा के सिर्फ पोस्टर लगाने से काम नहीं चलेगा, महिला सुरक्षा पर काम करना पड़ेगा। जब कहीं अंकिता भंडारी जैसा केस होगा तो उसमें न्याय देना होगा। जब कहीं उत्तर प्रदेश में किसी बच्ची के साथ बलात्कार होगा, चाहे वो बीएचयू क्यों ना हो, कि प्रधानमंत्री का कार्यक्षेत्र नहीं, ठीक क्यों है, ना हो, तो आप मुद्दों की बात कर रहे हैं। मैं आपके वक्तव्य का सम्मान करते हुए मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं प्रियंका जी, कि हर जिला में, हर जिला कांग्रेस मुख्यालय से गारंटी पेपर बांटा गया, गारंटी सर्टिफिकेट दिया गया कि आपको 8,500 रुपए महीना मिलेगा। तो क्या एक तरह का लालच नहीं था कि अगर सरकार आई तो साल का 1 लाख रुपए का जो बड़ा अमाउंट होता है, और इसकी वजह से बहुत वोट पड़े कांग्रेस पार्टी को, और उसके रिपरकशन तब देखने को मिले जब वही लोग वो गारंटी पेपर लेके आपके दफ्तर पहुंचे और बोले मेरे 8,500 रुपए दो? देखिए विवेक जी, मैं समझती हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में लोग अगर ये मांगने के लिए आए कि आपने गारंटी दी थी, आप दीजिए, तो कम से कम कांग्रेस पार्टी पर भरोसा था। आप पूछिए ना, भारतीय जनता पार्टी में कोई 2 करोड़ रोजगार पूछने गया, 15 लाख पूछने गया? नहीं गया, क्योंकि उनको पता है कि वो जुमलेबाज लोग हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार अगर बनती तो जरूर देते, पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। आज तेलंगाना में 500 रुपए का सिलेंडर तो मिल रहा है ना। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ और जुमलों की सरकार से ऊब चुकी है उत्तर प्रदेश की जनता, और सिर्फ कांग्रेस पर विश्वास है, क्योंकि कांग्रेस 10,000 किलोमीटर की यात्रा करती है। आदरणीय राहुल गांधी जी जनता के मुद्दे उठाते हैं, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो मैकेनिक हो, चाहे ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वो किसान हो। हर किसी का दुख दर्द अगर कोई आज पूछ सकता है, तो ठीक है। मैं रोहित अग्रवाल जी के पास जा रहा हूं उसका जवाब लेने के लिए। रोहित अग्रवाल जी, आपका आंसर। विवेक भाई, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सुखद नहीं हो सकता अब एनडीए गठबंधन के लिए कि हम जीत के भी अपनी समीक्षा कर रहे हैं कि हमको कम सीटें क्यों आई, और विपक्ष हार के भी समीक्षा करने को तैयार नहीं है, वो जश्न मना रहा है। और उसके बाद फिर ये कह रहे हैं कि साहब हम सरकार में नहीं आए इसलिए हम अपने वादे नहीं पूरे कर पा रहे। अरे मैडम, आपने तो वादे किए थे, ये तो नहीं ना कहा था कि सरकार में आएंगे तभी हम 8,500 रुपए देंगे। भैया दो ना, जिनको आपने झूठे वादे किए थे, जिनको आपने आस दिखाई थी। एक मिनट प्रियंका जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, कृपया करके शांत रहे, है ना। अभी हमारे एक मित्र पूछ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में, प्रियंका जी हमारे आपके बीच में नहीं बोला, कृपया करके शांत रहे। इतना तो शिष्टाचार राजनीति में रखिए। चुनाव खत्म हो गया है, कौन सा वोट अब पड़ने वाला है। आप विपक्ष में थी, विपक्ष में है, विपक्ष में रहेंगी। 5 साल है आपके पास बीच में बोलने के लिए। 5 साल बोलिएगा आप बीच में, आनंद लीजिए विपक्ष का, आराम से विपक्ष में बैठिए, विपक्ष में बैठ के आनंद लीजिए गर्मी का। आप आनंद लीजिए गर्मी का। 5 साल तक ट्विटर का इस्तेमाल करिए, भरपूर तरीके से ट्विटर का इस्तेमाल करिए, और आपको जरूरत नहीं है जनता के मुद्दों पे बात करने की, क्योंकि जनता आपको वैसे ही नकार चुकी है। जनता ने आपको पुनः नकार दिया, और अब आप सिर्फ और सिर्फ ट्विटर का आनंद लेने के लिए ही पची हुई पार्टी हैं, क्योंकि आपको जमीन पे तो उतरना नहीं है। आप दिनवा रही हैं, इनको जरा जमीन पे उतर के भी कभी कभी संघर्ष कर लिया करिए।